बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का टॉपिक है। जैसे ही आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि सुपीरियरिटी या सुप्रीम लॉ, जो सुपरमेसी है वो लॉ की होनी चाहिए, यानी कानून को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फोकियत देनी चाहिए। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रूल ऑफ लॉ। दिस डॉक्ट्राइन इज़ एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA एंड इन पाकिस्तान आल्सो. It denotes that all men are equal and behaved equally, and it gives supremacy to all to law. यानी कि ये जो डॉक्ट्राइन है रूल ऑफ लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA और पाकिस्तान में भी, जो अगर हम प्रीएम्बल देखें पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें भी बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो लॉ है वो सुप्रीम है। लॉ जो है वो सबसे जो भी लोग हैं या जिस तरह से भी उनको डील किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ डील किया जाएगा। अगर हम देखें रेलिवेंट लॉ, तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, इन दोनों में क्लियरली बड़ा लिखा हुआ है कि जो लॉ है वो सबसे सुप्रीम कंसिडर किया जाएगा पाकिस्तान में। मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ के मुताबिक द सुपरमेसी ऑफ लॉ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सुप्रीम है, जो सबसे फोकियत है, वो लॉ को दी जाएगी। अभी हम डाइसी का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ लॉ। तो उसकी एक डेफिनेशन है, मैन आर रूल्ड बाय लॉ एंड द लॉ अलोन, एंड ए मैन विद अस मे बी पनिश्ड फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ बट कैन नॉट बी पनिश फॉर नथिंग एल्स। डाइसी का कहना है कि जितने भी आदमी यानी इंसान, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो लॉ के अंडर रूल किए जाते हैं। नहीं, लॉ जो है उनको चलाता है, उनके रूल्स रेगुलेशन बताता है, जो उनकी ज़िंदगियां हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ होंगी और उनको किसी चीज़ की वजह से पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अनटिल अनलेस उन्होंने कोई किसी लॉ को वायलेट किया हो। According to Aristotle, law should be the final sovereign of the state. अच्छा जी, डिफरेंट नेम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ डिफरेंट इन डिफरेंट इरास। अब रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, ये बहुत अर्लियर जो है हिस्ट्री में जो है इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। तो जैसे हम देखें रोमन्स में, तो रूल ऑफ लॉ को वो कहते हैं जस्ट न्यूट्रले। मिडिवलिस्ट अप्रोच वो कहते हैं लॉ ऑफ गॉड। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, लॉक एंड रूसो, इट कॉल्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और नेचुरल लॉ। मतलब ऐसा नहीं है कि रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट कोई नया है, ये हर इरा में किसी न किसी नाम से जाना पहचाना गया, और आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। अब हम देखते हैं डाइसीज का क्या व्यू पॉइंट था इसके बारे में कि रूल ऑफ लॉ क्या है। द एक्सपोजिशन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1885 इन इंट्रोडक्शन टू, बुक का नाम है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डाइसी गेव 3 प्रिंसिपल ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। डाइसी ने 1885 में अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें उसने 3 बेसिक प्रिंसिपल बताए। सबसे पहले एब्सोल्यूट सुपरमेसी ऑफ लॉ, उसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसके बाद प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। 3 चीज़ें उसने अपनी बुक में एक्सप्लेन की हैं, जिससे वो जो है अपना रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। एब्सोल्यूट सुपरमेसी ऑफ लॉ क्या है? एब्सोल्यूट सुपरमेसी ऑफ लॉ इंक्लूड्स एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, मतलब कि कोई भी जैसे माइट इज़ राइट है उसका कंसेप्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा, जितनी भी जो लॉ है वही सबसे सुप्रीम होगा। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कहता है द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ रैदर दैन द लॉ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट। वो कह रहा है कि जो लॉ है वो सुप्रीम होगा, जो गवर्नमेंट है वो सब्जेक्ट टू द लॉ होगी, ना कि लॉ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट के अंडर लॉ नहीं है कि गवर्नमेंट जैसे चाहे लॉ को मोल्ड कर ले, बल्कि जो एक लॉ लिख दिया गया है, बना दिया गया है, गवर्नमेंट जो है बाउंड है कि उसको फॉलो करे। पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, ये भी उसका जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका जो फर्स्ट रूल था एब्सोल्यूट सुपरमेसी ऑफ लॉ, उसके अंडर ही आता है कि पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। वो कह रहे हैं कि जो बंदा जिस तरह का भी जुर्म करेगा या कोई क्राइम करेगा उसको उसकी अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दी जाए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम।
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का जो सबसे बड़ा और मेन प्रिंसिपल है कि किसी भी बंदे को उसको सुने बगैर कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट नो वन शुड बी कंडेम अनहेयर्ड, यानी कि किसी को सुने बगैर कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड शुड बी गिवन टू ऑल, हर किसी को अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन है तो उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपने जो उसके ऊपर जो जुर्म है उसको अपनी सफाई में अगर कुछ कहना चाहे तो वो ज़रूर कहे। अब हम देखते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है। डाइसी स्टेट दैट देयर मस्ट बी इक्वलिटी बिफोर लॉ, वन लॉ फॉर ऑल, यानी कि ये नहीं है कि जो अमीर हैं या जो वज़रा हैं या जो कोई मिनिस्टर है या कोई प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए कोई और लॉ हो और बाकियों के लिए कोई और लॉ हो। ये 1885 में बताया जा रहा है कि डाइसी कह रहा है कि जो वन लॉ फॉर ऑल यानी सब के लिए एक ही कानून होगा। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट आर जुडिशियल डिसीजन। डाइसी स्टेट दैट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ द इंग्लैंड। बेसिकली वो इंग्लैंड का रहने वाला था, तो वो ये कह रहा है कि जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, जो भी कोर्ट ने जो फैसला किया है वो प्रीडोमिनेंट होंगे और उसके ऊपर जो भी डिसाइड कोर्ट ने कर देना है वही जो है उसको यानी रियल वर्ड्स में उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब कुछ उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी थे, उसने तो अपने ये कुछ रूल्स हैं या कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो उसने बता दिए हैं, लेकिन उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी कुछ लोगों ने किया है जो उन्होंने देखा है कि वो एक जगह पे तो कह रहा है कि रूल फॉर ऑल, लॉ फॉर ऑल है, लेकिन इम्यूनिटी फ्रॉम किंग बीइंग सूड, अब वहाँ पे जो किंग है उसको कोई भी किसी भी मामले में उसको जो है वो सू वो नहीं किया जा सकता। उसके बाद प्रोटेक्शन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम बीइंग सूड, अब जितने भी गवर्नमेंट वहाँ पे लोग हैं, जितने भी उनके पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, उनको भी किसी भी किस्म का उनके ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता। इम्यूनिटी टू फॉरेन रूलर्स एंड डिप्लोमेट्स, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन रूलर्स थे उनको भी ट्राई नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर भी कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, क्राउन टू टर्मिनेट एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, अब क्राउन के पास जैसे देखें जो अगर दो पार्टीज़ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो पार्टीज़ के पास ही होने चाहिए ना कि वही उनको जो है वो ख़त्म कर सकें, लेकिन क्राउन के पास ये अथॉरिटी थी कि वो जो चाहे कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको टर्मिनेट कर दे। और किंग कैन डू रॉन्ग, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अभी भी है कि किंग कोई गलती नहीं कर सकता, हालांकि वो भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, अगर वो कोई गलती करें तो वो दैट शुड आल्सो बी इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन यूके में, इंग्लैंड में ऐसा नहीं किया जाता। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जो उसके जो है ना डाइसी के कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ के ऊपर थे। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये क्या है? ये नेपोलियन के इरा में ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके मुताबिक जो भी जितने भी The term direct administrative was introduced by Napoleon in France. France was having separate administrative court for dealing with matters. According to this action by the citizen against an official for a wrongful act committed in their official capacity will be dealt by a separate court, not by the ordinary court of law. अब जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है इसमें जो उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कह लें नेपोलियन के दौर में, अगर वहाँ पे कोई पर्सन कोई जो था वो कोई रॉन्ग उससे कमिट हो जाती थी या कोई भी ऐसा काम जो अगेंस्ट द लॉ या गवर्नमेंट जाता था, तो उनको ट्राई करने के लिए उसने स्पेशल कोर्ट्स बनाई हुई थी। वो आम सिटीज़न जहाँ पर उनको ट्राई किया जाता था वो वहाँ पर उनको ट्रायल नहीं होता था। तो बेसिकली यही एक कंसेप्ट है इसका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का। Composition of direct administrative does not consist of rules and law made by the French Parliament, but it include a rule which is developed by judges of the administrative court. और फिर जो स्पेशल ऑफिशल्स या गवर्नमेंट सर्वेंट कह लें जो होते थे, तो वो उन जो आम रूल जो थे ना वो उनके अंडर उनको ट्राई नहीं किया जाता था, बल्कि पार्लियामेंट में स्पेशल जजेस, पार्लियामेंट के अपॉइंट किए गए स्पेशल जजेस थे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के, वो कुछ रूल बनाते थे जिनके अंडर उनको ट्राई किया जाता था। तो ये कुछ कंसेप्ट था डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मूव्स टू प्रमोट रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या कोशिशें की गई हैं रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करने के लिए।
यूरोपियन कन्वेंशंस ऑन ह्यूमन राइट्स। यूरोपियन कन्वेंशंस जो है वो एक लेवल पे ऑर्गेनाइज़ की गई थी लोगों को बताने के लिए कि जो लॉ है वो सबके लिए एक ही है। उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में यूएनओ ने एक डिक्लेरेशन की थी यूनिवर्सली, जिसमें जो रूल ऑफ लॉ को जो था उन्होंने ये प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज करवाया था। एट न्यू दिल्ली इन 1959 lawyers from 53 countries formally declared that the rule of law is dynamic concept। 53 के मुख्तलिफ कंट्रीज़ दिल्ली में इकट्ठे हुए और उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि जो रूल ऑफ लॉ है वो सबसे बेसिक कंसेप्ट है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ टुडे डायसिस थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन इट्स टोटलिटी, यानी कि इसको मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जैसे पाकिस्तान में भी जो है बेशक वो जो है रूल जो लॉ है उसको सुपीरियरिटी दी गई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी एक्सेप्शन उसमें ऐड की गई है। रूल ऑफ लॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस आज इनिशिएटेड बाय इस्लाम शैल बी फुली ऑब्जर्व्ड। वो कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत, फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस और सोशल जस्टिस जो इस्लाम ने बताए गए हैं उसके मुताबिक जो है उसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा, उनको फॉलो किया जाएगा। राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और आर्टिकल 4 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली बताया गया है, नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि इंसान या कोई भी बंदा उसको वो करने से मना नहीं किया जाएगा जो उसको लॉ ने मना नहीं किया। एंड नो एक्शन detrimental to the life, liberty, body or reputation should be taken except in accordance with law। और ना ही कोई ऐसा काम कर सकता है जो नुकसानदेह हो किसी की ज़िंदगी के लिए, किसी की लिबर्टी के लिए या किसी की रेपुटेशन के लिए, वो नहीं कर सकता बट एक्सेप्ट अकॉर्डेंस विद लॉ, लेकिन जितना उसको लॉ ने परमिशन दी है। तो ये आर्टिकल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो बता रहा है बेसिकली इसका कंसेप्ट यही है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है वही सुप्रीम कंसिडर किया जाएगा। इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न अंडर आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ऑल सिटीज़न आर इक्वल बिफोर लॉ एंड इंटाइटल इक्वल प्रोटेक्शन। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स नहीं हैं आपको बताने के लिए कि जो लॉ है वो ही सुप्रीम है, उसी के चला और उसी को फॉलो किया जाएगा पाकिस्तान में भी, लेकिन उस हद तक जिस हद तक इस्लाम ने उसको डिक्लेयर किया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए उसमें भी क्लियरली रूल ऑफ लॉ को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है कह लें, लेकिन ऐसा भी मुश्किल नहीं है। मैंने कोशिश तो की है कि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। इंशाल्लाह कल कोई एक आध टॉपिक्स और रह गए हैं जो मुझे रिक्वेस्ट की गई थी, तो इंशाल्लाह वो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।